हम्म, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी सीमाएं आज के अफगानिस्तान से लेकर सुदूर दक्षिण भारत तक फैली हुई थीं। एक ऐसा विशाल ढांचा जिसे चलाने के लिए ना तो कोई इंटरनेट था और ना ही। ना कोई आधुनिक संचार माध्यम या कंप्यूटर नेटवर्क। बिल्कुल। हाँ। हाँ, मतलब सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। फिर भी वहां एक बेहद सटीक टैक्स सिस्टम था और लाखों की सेना थी। एक ऐसा खुफिया तंत्र जो मतलब आज की आधुनिक एजेंसियों को भी हैरत में डाल दे। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी ऐतिहासिक और अत्यंत रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। और वो विषय है मौर्य साम्राज्य। आज हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों, रिसर्च नोट्स और कई महत्वपूर्ण तथ्यों का एक पूरा अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य इन स्रोतों से वो सबसे जरूरी और सटीक जानकारियां निकालना है, खासतौर पर जो एसएससी या रेलवे जैसी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। मतलब इसे एक हाई यील्ड सेशन की तरह डिजाइन किया गया है। हाँ, क्योंकि अक्सर इतिहास पढ़ते रहे अत्यधिक जानकारी का जो बोझ होता है ना, जिसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, वो एक बड़ी समस्या बन जाता है। सही कहा आपने। तो आज का हमारा मिशन ही यही है कि बिना किसी बोझ के और बिना रट्टा मारे एक दिलचस्प बातचीत के जरिए उन तमाम अहम तथ्यों को समझा जाए जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो केवल इस साम्राज्य का आकार नहीं है, बल्कि उनका विशाल प्रशासनिक ढांचा है, जिसने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप को एक धागे में पिरोया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जहां से साम्राज्य की नींव पड़ी। बात है 322 बीसीई, यानी ईसा पूर्व 322 की। उस समय मगध पर नंद वंश के शासक धनानंद का राज था। हाँ, और जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर पाटलिपुत्र पर अपना कब्जा जमाया। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जानना बहुत जरूरी है कि इस पूरी सफलता के पीछे मास्टरमाइंड चंद्रगुप्त नहीं थे। मास्टरमाइंड तो चाणक्य थे। बिल्कुल, चाणक्य थे। और इस पूरी कूटनीतिक चाल और सत्ता परिवर्तन का जो सबसे बेहतरीन विवरण मिलता है वो विशाखादत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस में मिलता है। और ये नाटक तो किसी आधुनिक पॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स, साजिशें, सब कुछ है इसमें। एकदम सही। मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन राजनीति को समझने के लिए एक शानदार स्रोत है। लेकिन इसके अलावा विदेशी स्रोतों में भी चंद्रगुप्त की पहचान को लेकर बहुत ही अहम तथ्य दर्ज हैं। ब्रिटिश विद्वान विलियम जोन्स वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यूनानी दस्तावेजों की जांच की। हाँ, विलियम जोन्स, ये नाम बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, उन्होंने ही साबित किया कि यूनानी लेखकों ने जिस सैंड्रोकोटस नाम के शक्तिशाली राजा का जिक्र किया है वो असल में चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। सैंड्रोकोटस, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और अगर हम इनकी सैन्य ताकत की बात करें तो यूनानी लेखक जस्टिन की किताब के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 6 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना थी। 6 लाख। इसी सेना के दम पर उन्होंने एक अखंड साम्राज्य की स्थापना की। जरा सोचिए, आज के समय में भी इतनी बड़ी सेना का रखरखाव एक बहुत बड़ी चुनौती है। और उस दौर में बिना किसी आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन के इसे मैनेज करना वाकई किसी चमत्कार से कम लगता है। खैर, इसके बाद एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना होती है। सेल्यूकिस निकेटर के साथ हुआ वो समझौता। हाँ, अगर इसे आज की भाषा में कहा जाए तो ये उस दौर की एक मेगा जियोपॉलिटिकल डील थी। इस संधि में चंद्रगुप्त को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का पूरा इलाका मिल गया। और साथ ही सेल्यूकिस की बेटी हेलेना से उनका विवाह हुआ। और इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। मैं तो ये सोचता हूँ कि उन 500 युद्धक हाथियों को उस दुर्गम रास्ते से ले जाना कितना बड़ा लॉजिस्टिकल टास्क रहा होगा। वो केवल एक उपहार नहीं था, वो दुनिया को अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत का एहसास कराना था। इस संधि का एक और बहुत बड़ा परिणाम ये हुआ कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत के रूप में मौर्य दरबार में आया। मेगास्थनीज और उनकी किताब इंडिका। बिल्कुल, इंडिका आज भी हमारे लिए मौर्यकालीन समाज और खास तौर पर पाटलिपुत्र के शहरी प्रशासन को समझने का एक प्राथमिक स्रोत है। ये सफर जितना आक्रामक और शानदार था, चंद्रगुप्त मौर्य का अंत उतना ही आध्यात्मिक और शांत रहा। इतने शक्तिशाली राजा अपने जीवन के अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहो के प्रभाव में आ गए। हाँ, और राजपाट त्याग कर उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और दक्षिण भारत के श्रवण बेलगोला चले गए। ये तथ्य अक्सर परीक्षाओं में एक सीधे सवाल के रूप में सामने आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपनाया था। तो उत्तर है जैन धर्म। इसके बाद गद्दी पर आते हैं चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार,
इनका कार्यकाल 298 बीसी से 272 बीसी तक रहा। अगर हम बिंदुसार की उपाधियों पर ध्यान दें तो यूनानियों ने उन्हें अमित्रोचेत्स या अमित्रघात कहा है, जिसका सीधा मतलब होता है शत्रुओं का नाशक, अमित्रघात। ये उपाधि बहुत खुद स्पष्ट कर देती है। ये बताती है कि बिंदुसार ने अपने पिता के उस विशाल साम्राज्य को केवल संभाला ही नहीं, बल्कि विद्रोहियों और शत्रुओं का कठोरता से दमन भी किया। धर्म की बात करें तो चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी बने थे, लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि उनके पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी और बड़े संरक्षक थे। ये मौर्य साम्राज्य की वैचारिक विविधता को भी दर्शाता है और उनके प्रशासन को चलाने के लिए खल्लाटक के नेतृत्व में 500 मंत्रियों की एक विशाल परिषद हुआ करती थी। अब यहाँ परीक्षाओं के लिए एक मैचिंग क्वेश्चन यानी मिलान करने वाला सवाल बहुत बार देखा जाता है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 बड़े विद्रोह हुए थे। हाँ, और एक विशाल साम्राज्य में राजकुमारों की क्षमता परखने का यह एक तरीका भी होता था। पहले विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र अशोक को भेजा था, जिसने सफलतापूर्वक स्थिति को संभाला भी था। और जब वहां दोबारा विद्रोह हुआ तब दूसरे पुत्र सुशीम को भेजा गया था। कूटनीति के मोर्चे पर भी बिंदुसार का समय बहुत दिलचस्प रहा। उनके दरबार में विदेशी राजदूतों की एक पूरी सूची मिलती है। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमिकस को राजदूत बनाकर भेजा था। डायमिकस सीरिया से? और मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायोनिजियस को भेजा था। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि मौर्य कूटनीति की जड़ें सीरिया और मिस्र तक कितनी गहराई से फैली हुई थीं। अब यहां से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है। बात करते हैं उस शासक की जिसका नाम भारतीय इतिहास में शायद सबसे ऊपर लिया जाता है, अशोक महान। इनका कार्यकाल 273 बीसीई से 232 बीसीई तक रहा। लेकिन स्रोतों से एक अजीब बात पता चलती है। 273 बीसीई में सत्ता में आने के बावजूद उनका आधिकारिक राज्याभिषेक 4 साल बाद यानी 269 बीसीई में हुआ। इन 4 सालों में सत्ता का भयंकर संघर्ष चला था। लेकिन अशोक के जीवन और पूरे भारतीय इतिहास को बदलने वाली घटना थी कलिंग युद्ध, जो राज्याभिषेक के 8 साल बाद यानी 261 बीसीई में लड़ा गया। युद्ध के जो आंकड़े स्रोतों में मिलते हैं वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा बंदी बनाए गए। इसी भयानक तबाही और खून खराबे के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और युद्ध के उद्घोष यानी भेरी घोष की जगह हमेशा के लिए धम्म घोष ने ले ली। कलिंग युद्ध का यह परिणाम विश्व इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक बदलावों में से एक माना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अशोक भारतीय इतिहास के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सीधे अपनी जनता से संवाद करने का फैसला किया। और इसके लिए उन्होंने शिलालेखों का सहारा लिया। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप में पत्थरों और स्तंभों पर अपने संदेश लिखवाए। और भाषा कौन सी इस्तेमाल की? इसके लिए मुख्य रूप से एक मानक लिपि ब्राह्मी और आम जनमानस की भाषा प्राकृत का उपयोग किया गया। उन्होंने केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वैचारिक प्रसार किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजना। इन शिलालेखों की खोज और इनको पढ़ने से जुड़े तथ्य तो परीक्षाओं के लिए एकदम पावर पैक हैं। इन अभिलेखों को लेकर अक्सर ये सवाल आता है कि इन्हें पहली बार किसने पढ़ा था? तो स्रोतों के अनुसार इन शिलालेखों को पहली बार पढ़ने में जेम्स प्रिंसिप ने 1837 में कामयाबी हासिल की थी। जेम्स प्रिंसिप 1837 और बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में इन तमाम अशोकन शिलालेखों का एक विस्तृत संकलन प्रकाशित किया। मौर्य इतिहास को गहराई से जानने के लिए ये पुरातात्विक साक्ष्य सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। इनमें सबसे अहम है अशोक के 14 प्रमुख रॉक एडिक्ट्स, ये वृहत शिलालेख। इन शिलालेखों में कुछ विशेष तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, जैसे कि मास्की के लघु शिलालेख में अशोक को बुद्ध शाक्य और अशोक नाम से संबोधित किया गया है। वहीं भाब्रो शिलालेख में उन्हें पियदस्सी कहा गया है। अब अगर उन 14 प्रमुख शिलालेखों की बात करें तो ये किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत हाई यील्ड हिस्सा है। बिल्कुल, हम हर एक को रटने के बजाय उनके महत्व को समझ सकते हैं। सही कहा। इन 14 शिलालेखों में से कुछ का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे पहले शिलालेख में सीधे तौर पर पशु बलि की निंदा की गई है और उत्सवों पर रोक लगाने की बात कही गई है। ये अशोक के अहिंसा की तरफ बढ़ते कदम को दिखाता है।
दूसरा शिलालेख इसलिए बहुत खास है क्योंकि इसमें केवल इंसानों की ही नहीं बल्कि जानवरों की चिकित्सा व्यवस्था का भी जिक्र है। और इसी दूसरी शिलालेख में चोल, पांडे, सत्यपुत्र और केरल पुत्र जैसे सुदूर दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, जो ये बताता है कि मौर्य साम्राज्य की सीमाएं कहां तक थीं। और 13वां शिलालेख तो सबसे लंबा और शायद सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में कलिंग युद्ध की उस भयंकर तबाही का पूरा विवरण दिया गया है। लेकिन जो बात इसे सबसे अलग बनाती है वो है इसमें 5 यमन यानी यूनानी राजाओं का जिक्र होना, जहां अशोक ने अपने धम्म प्रचारक भेजे थे। साथ ही इसी में 8वीं सदी की आठविक जनजातियों का भी उल्लेख है। मतलब एक तरफ वो जनजातियों को चेतावनी भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ यूनानियों से कूटनीतिक संबंध भी बना रहे हैं। इसे अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो ये 13वां शिलालेख अशोक की धम्म कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। वो केवल उपदेश नहीं दे रहे थे, बल्कि एक बेहद परिपक्व विदेश नीति भी चला रहे थे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना जो अशोक के समय हुई वो थी तीसरी बौद्ध संगीति। ये संगीति 250 BCE में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगल्लीपुत्त तिस्सा ने की थी। इस संगीति का सबसे बड़ा परिणाम यह था कि इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। अशोक का ये हृदय परिवर्तन और उनकी धम्म नीति बहुत प्रेरणादायक हैं, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को केवल उपदेशों और शिलालेखों से तो नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक बेहद सख्त, जटिल और सुव्यवस्थित ब्यूरोक्रेसी यानी प्रशासनिक ढांचे की जरूरत होती है। और यहीं से एंट्री होती है चंद्रगुप्त के समय रचे गए चाणक्य के अर्थशास्त्र की। प्रशासन के इस हिस्से को समझना थोड़ा तकनीकी हो सकता है, लेकिन हम इसे एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चार्ट की तरह देखेंगे। अर्थशास्त्र में राज्य के सबसे बड़े अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। कुल 18 तीर्थों का जिक्र है, जिनका नकद वेतन 48,000 पण हुआ करता था। इसके अलावा प्रशासन की आंख और कान कहे जाने वाले गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचरों का एक बहुत ही मजबूत नेटवर्क था। और राजस्व प्रशासन के मामले में अक्सर 2 अधिकारियों के बीच का अंतर भ्रम पैदा करता है। एक पद था सन्निधाता और दूसरा था समाहर्ता। इसे अगर हम आज की व्यवस्था से समझें तो समाहर्ता का काम आज के रेवेन्यू सेक्रेटरी या टैक्स कलेक्टर जैसा था, यानी पूरे राज्य से टैक्स इकट्ठा करना। और दूसरी ओर सन्निधाता मुख्य कोषाध्यक्ष होता था, यानी आज के रिजर्व बैंक के गवर्नर या ट्रेजरी के प्रमुख की तरह, जिसके पास वो सारा पैसा जमा होता था। यह तुलना इसे याद रखने में बहुत मदद करती है। टैक्स इकट्ठा करने वाला समाहर्ता और खजाने को संभालने वाला सन्निधाता। इसके अलावा प्रशासन में कई विभाग थे जिनके प्रमुखों को अध्यक्ष कहा जाता था, जैसे सीताध्यक्ष जो कृषि विभाग का प्रमुख था, शुल्काध्यक्ष जो आज के कस्टम या टोल टैक्स अधिकारी की तरह था, और एक था नवाध्यक्ष जो नौसेना या जहाजों का अधीक्षक था। ये इस बात का प्रमाण है कि मौर्यों के पास जल मार्गों को नियंत्रित करने की भी पूरी व्यवस्था थी। और जहां नियम होंगे वहां न्याय व्यवस्था भी होगी। न्यायपालिका को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा गया था। फौजदारी या क्रिमिनल कोर्ट को कंटक शोधन कहा जाता था और दीवानी या सिविल कोर्ट को धर्मस्थीय कहा जाता था। जिला स्तर के जो न्यायाधीश होते थे उन्हें रज्जुक कहा जाता था। इतने बड़े प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। ये विभाजन भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर की तरफ का प्रांत था उत्तरापद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिण में दक्षिणापद था, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। केंद्रीय प्रांत यानी प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पूरब में कलिंग की राजधानी तोसली बनाई गई थी। और पश्चिम में अवंती की राजधानी उज्जैन थी। शहरों का प्रशासन भी कम जटिल नहीं था। मेगिस्थनीज के दस्तावेज बताते हैं कि शहर का प्रशासन 30 सदस्यों के एक समूह द्वारा चलाया जाता था, जिसे 6 अलग-अलग समितियों में बांटा गया था और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक ऐसा ही ढांचा सैन्य प्रशासन का भी था। प्लिनी के जो आंकड़े हमारे पास हैं वो बताते हैं कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक और 9,000 हाथी शामिल थे। इस पूरी विशाल सेना को भी नौसेना, रसद, पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी और रथ इन 6 समितियों के जरिए मैनेज किया जाता था। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस समय की जो मुख्य राजकीय मुद्रा थी उसे पण कहा जाता था। ये चांदी का एक आहत सिक्का यानी पंचमार्क्ड सिक्का होता था। तांबे के छोटे सिक्कों का भी चलन था जिन्हें काकणी कहा जाता था। एक और चांदी का सिक्का था जिसे कारशापण कहते थे। टैक्स का जो सिस्टम था उसमें राज्य उपज का 6ठा हिस्सा यानी 1/6 टैक्स के रूप में लेता था।
व्यापार के लिए पश्चिमी तट पर भरूच और पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति जैसे बड़े और व्यस्त बंदरगाह मौजूद थे। अर्थव्यवस्था के बाद अगर हम उस समय के समाज की तरफ देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। ये विरोधाभास हमें बताता है कि इतिहास में स्रोत किसने लिखा है, ये बात कितनी मायने रखती है। एक तरफ मेगास्थनीज है, जो एक विदेशी राजदूत थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि भारतीय समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था और भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी बिल्कुल नहीं थी। और यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जब हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो कि अंदर के ही एक प्रशासक द्वारा लिखा गया था, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से तली वर्ण संकर यानी मिश्रित जातियों का जिक्र है, जैसे अंबष्ट और निषाद। साथ ही समाज में दासों की स्थिति और महिलाओं से जुड़े कड़े नियमों का भी उल्लेख है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक विदेशी मेहमान जो राजमहलों और ऊपरी समाज को देख रहा था और एक स्थानीय कूटनीतिज्ञ जो जमीनी हकीकत जानता था, उन दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का अंतर था। यहाँ ये स्पष्ट करना भी बहुत जरूरी है कि आज की इस चर्चा में हमने ऐतिहासिक स्रोतों में दी गई राजनीतिक, धार्मिक या विचारधारात्मक बातों को केवल तथ्यात्मक रूप से पेश किया है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य किसी भी ऐतिहासिक कृत्य या विचारधारा का पक्ष लेना या उसका मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मूल स्रोतों में क्या दर्ज है, ताकि परीक्षा की तैयारी करने वाले इन तथ्यों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर सकें। एकदम सही बात है। तो अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। आज हमने इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से जो ये गहन अध्ययन निकाला है, ये किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए एक अचूक पावर पैक है। चंद्रगुप्त के उदय और यूनानी संधियों से लेकर बिंदुसार की उपाधियों और अशोक के शिलालेखों की एक एक बारीकी तक, और सन्निधाता व समाहर्ता जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के स्पष्ट अंतर तक, ये सभी वो हाई यील्ड जानकारियां हैं जो सीधे सवाल बनकर सामने आती हैं। ये चर्चा हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास केवल तारीखों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि उन व्यवस्थाओं और इंसानी दिमाग की उस क्षमता की कहानी है जिसने इतने बड़े पैमाने पर चीजों को व्यवस्थित किया। और इसी बात से जुड़ा है आज का वो गहरा सवाल, जो ये गहन चर्चा खत्म होने से पहले सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, जिन सिक्कों पर मोर और पहाड़ छपे थे, जो राजा पत्थरों पर लिखवाकर अपनी आवाज सदियों आगे तक पहुंचा रहा था, बिना किसी इंटरनेट, बिना किसी आधुनिक तकनीक या सॉफ्टवेयर के, पूरे उपमहाद्वीप में टैक्स कलेक्शन से लेकर विदेश नीति, गुप्तचरों के विशाल जाल और लाखों की सेना तक का इतना सटीक और विशाल नेटवर्क आखिर कैसे बनाया और सुचारू रूप से संभाला गया होगा? क्या आज के हमारे आधुनिक और तकनीक से लैस प्रशासन को पुरातन काल के इस प्रबंधन और ढांचे से कुछ ऐसा सीखने को मिल सकता है जो सिर्फ किताबों में दर्ज नहीं है? इस पर विचार जरूर करें और इन तथ्यों के आधार पर अपना शोध जारी रखें, अध्ययन करते रहें